नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अहम उपन्यास यशपाल जी के झूठा सच पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास उपन्यास के कुछ जरूरी हिस्से हैं और कुछ उसका सार भी है। तो कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ कहानी न दोहराएं, बल्कि वो बातें समझें जो यशपाल जी ने उठाई और जो शायद आज भी उतनी ही जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। ये उपन्यास मतलब सिर्फ 1947 के विभाजन की कहानी नहीं है, जैसा कि अक्सर समझा जाता है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है ये। हाँ, ये उससे आगे जाता है। आज़ादी के बाद का जो भारत था, उसकी उम्मीदें थीं, फिर उम्मीदों का टूटना था, वो सच्चाइयां हैं इसमें जिन्हें शायद हम उतना याद नहीं रखते। तो चलिए देखते हैं कि ये झूठा सच हमें आज क्या बता सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। झूठा सच को हिंदी साहित्य का महाकाव्यात्मक उपन्यास भी कहते हैं। हाँ, सुना है मैंने। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, इसका जो फलक है, मतलब कैनवस, वो बहुत बड़ा है। इसमें पूरा समाज, इतिहास की उथल-पुथल और व्यक्ति का भाग्य सब कुछ बुना हुआ है। 2 हिस्से हैं इसके, वतन और देश जो 1958 में आया, और फिर देश का भविष्य 1960 में। तो ये विभाजन की भयानक त्रासदी से शुरू होकर आजाद भारत की जो शुरुआती चुनौतियां थीं, वहां तक जाता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, बहुत यथार्थवादी नजरिया है। मतलब सिर्फ घटनाएं नहीं बताई, बल्कि उन घटनाओं का लोगों पर, समाज पर, राजनीति पर क्या असर हुआ, उसका गहरा विश्लेषण है इसमें। तो मतलब कैनवस बहुत बड़ा है, जैसा आपने कहा, और कहानी का जो पहला हिस्सा है वतन और देश, वो हमें लाहौर ले जाता है ना, विभाजन के ठीक पहले और दौरान का लाहौर। जी हाँ, लाहौर। इसमें कुछ मुख्य किरदार भी तो हैं। उनके अनुभवों से शायद हम उस माहौल को बेहतर समझ पाएं, जैसे कृष्णचंद्र हैं, सुमन हैं। हाँ, बिल्कुल। किरदारों के जरिए ही यशपाल उस समय की जो बहुस्तरीय सच्चाई थी उसे दिखाते हैं। वतन और देश में हम लाहौर के जो मध्यम वर्गीय परिवार थे, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी देखते हैं। उनकी छोटी छोटी खुशियां, चिंताएं, उनके आपसी रिश्ते। लेकिन इसी के पीछे धीरे धीरे सांप्रदायिकता बढ़ रही है, राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, जिसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। बिल्कुल। कृष्णचंद्र, जैसा आपने कहा, वो एक आदर्शवादी नौजवान है, कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित, समाज में बराबरी चाहता है, न्याय चाहता है। लेकिन विभाजन की जो नफरत और हिंसा बढ़ती है, वो उसके आदर्शों को हिलाकर रख देती है। और सुमन एक पढ़ी लिखी, आप कह सकती हैं, आधुनिक सोच वाली लड़की है। वो अपनी पहचान, अपनी आज़ादी चाहती है, लेकिन उसे भी उस बदलते हुए सामाजिक और राजनीतिक माहौल का सामना करना पड़ता है। उपन्यास दिखाता है कि जैसे ही विभाजन की घोषणा होती है, लाहौर का माहौल एकदम पलट जाता है। किस तरह का बदलाव आता है? मतलब क्या उपन्यास उस हिंसा, उस अफरा तफरी को सीधे सीधे दिखाता है? हाँ, बिल्कुल। यशपाल जी ने इसमें कोई लाग लपेट नहीं रखी है। बहुत बेबाकी से, बल्कि कहना चाहिए बहुत विभत्स तरीके से उस सच्चाई को दिखाया है। अच्छा। दंगों का, लूटपाट का, आगजनी का ऐसा वर्णन है जैसे आंखों देखा हाल हो। और सबसे ज्यादा दर्दनाक ये देखना है कि कैसे जो कल तक पड़ोसी थे, वो रातों रात दुश्मन बन गए। इंसानियत जैसे खत्म सी हो गई। लाखों लोग अपना घर-बार, अपना वतन छोड़कर एक अनजाने देश की तरफ भागे। ये सिर्फ मतलब सामान उठा के जाना नहीं था, जड़ों से उखड़ना था। हाँ। जड़ों से उखड़ने का दर्द है इसमें। परिवार बिखर गए, लोग अपनों से बिछड़ गए। ये सब बहुत ही मार्मिक ढंग से दिखाया गया है। और खास तौर पर मैं कहना चाहूंगी, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए, हाँ। उसका जिक्र यशपाल ने बहुत हिम्मत से और बहुत संवेदनशीलता से किया है। सुमन और सरोज एक और अहम स्त्री पात्र हैं। उनके अनुभव उस क्रूर सच्चाई को सामने लाते हैं। तो कृष्णचंद्र जैसे जो आदर्शवादी थे, उनके लिए सब देखना कैसा रहा होगा? उनके सिद्धांत, उनकी विचारधारा। बिल्कुल, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो देखते हैं कि उनके सारे सिद्धांत, सारी बातें इस वहशीपन के सामने बेकार हो गईं। उनके सपने टूट गए हैं। उन्हें वो कड़वी हकीकत दिखती है जो किताबों और बहसों से बहुत अलग थी। ये बात वाकई सोचने वाली है कि इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं होता, वो लोगों की जिंदगियों का उजड़ना और फिर शायद कहीं बनना होता है। यशपाल ने जैसे व्यक्तिगत कहानियों को उस बड़े ऐतिहासिक कैनवस से जोड़ा है। बिल्कुल। वो शायद इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं रहने देता। ये उन लोगों की कहानी बन जाती है जिन्होंने उस इतिहास को जिया, उसे भोगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है। ये इतिहास को ऊपर से नहीं, बल्कि नीचे से, आम लोगों के नजरिए से देखता है। अच्छा, अब अगर हम दूसरे भाग पर आएं,
देश का भविष्य। हाँ, उस पर आते हैं। तो कहानी अब लाहौर से निकलकर आजाद भारत में आ जाती है। यहाँ का माहौल कैसा है? क्या आजादी वो लेकर आई जिसकी उम्मीद थी? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। पहला भाग तो त्रासदी का था, तो क्या दूसरा भाग उम्मीद का है, पुनर्निर्माण का है, या कुछ और ही है? देखिए, उम्मीद तो थी, लेकिन ये भाग उम्मीद से ज्यादा मोह भंग का है, नई और ज्यादा जटिल सच्चाइयों का है। अच्छा, मोहभंग। हाँ, मतलब आज़ादी मिल गई, उसका जश्न भी है, लेकिन साथ ही जो लाखों शरणार्थी विभाजन का दंश झेल कर आए हैं, उनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। उन्हें दसाने का काम बहुत धीरे चल रहा है। अव्यवस्था है, कहीं कहीं तो असंवेदनशीलता भी दिखती है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते लोग, नौकरियों की तलाश में भटकते शरणार्थी, वो उस नए भारत की तस्वीर दिखाते हैं जो सपनों जैसा नहीं था। बेरोजगारी बढ़ रही है, और एक चीज जो बहुत चुभती है वो है धीरे धीरे पनपता हुआ भ्रष्टाचार और सत्ता की राजनीति। आजादी के फौरन बाद? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि जो सिद्धांत थे, जो मूल्य थे, वो पीछे छूट गए हैं। अब निजी स्वार्थ हावी हो रहा है, गुटबाजी हो रही है। यशपाल यहाँ बहुत तीखा व्यंग करते हैं। वो दिखाते हैं कि सिर्फ अंग्रेजों के जाने से आम आदमी की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। उनकी जो वास्तविक मुक्ति होनी थी। वास्तविक मुक्ति से क्या मतलब है यहाँ? मतलब सिर्फ राजनीतिक गुलामी से आजादी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो शोषण था, ऊंच नीच, जात पात का भेदभाव था, गरीबी थी, अफसरशाही थी, बाबुओं का भ्रष्टाचार था। अच्छा, उससे मुक्ति वो नहीं मिली। सत्ता बदली, पर उसका चरित्र नहीं बदला। तो ये जो वास्तविक मुक्ति का ना मिलना है और व्यवस्था का ना बदलना, क्या यही उपन्यास की मुख्य आलोचना है? आपने भ्रष्टाचार की बात की, जो आज भी एक बड़ा मुद्दा है हमारे समाज में। हाँ, उपन्यास उस शुरुआती दौर के भ्रष्टाचार को कैसे दिखाता है? क्या कोई खास पहलू है जिस पर यशपाल जोर देते हैं? हाँ, ये उपन्यास की केंद्रीय आलोचनाओं में से एक है। बिल्कुल, यशपाल दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये एक तरह का नैतिक पतन भी है। वो दिखाते हैं कैसे लाइसेंस परमिट राज की शुरुआत हो रही है, कैसे भाई भतीजावाद पनप रहा है, कैसे कुछ लोग आज़ादी के नाम पर ही अपनी जेबें भर रहे हैं। रामनाथ जैसे किरदार हैं जो थोड़े मौकापरस्त हैं, या फिर सरकारी दफ्तरों के सीन हैं। उनसे यशपाल उस खोखलेपन को दिखाते हैं जो आज़ादी के तुरंत बाद ही नजर आने लगा था। तो ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों की कहानी नहीं है? नहीं, ये व्यवस्था की कमियों पर चोट है। उस मानसिकता पर चोट है जहां देश सेवा का मतलब खुद की सेवा बन जाता है। और ये मोहभंग सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक नहीं है, ये नैतिक भी है। जिन मूल्यों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, ऐसा लगता है सत्ता मिलते ही उन्हें भुला दिया गया। ये बहुत गहरा विश्लेषण है। इस यथार्थवादी चित्रण के अलावा और क्या खासियत है उपन्यास की? ऐसा लग रहा है यशपाल ने चीजों को कहीं भी आसान करके नहीं दिखाया। बिल्कुल नहीं, इसका यथार्थवाद ही इसे एक दस्तावेज जैसा बना देता है। लेकिन इसके अलावा एक और बात जो इसे बहुत खास बनाती है, वो है स्त्री पात्रों का चित्रण। हाँ, आपने सुमन और सरोज का जिक्र किया था। हाँ, वो सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने वाले किरदार नहीं है, वो अपने समय की जागरूक, संघर्ष करने वाली औरतें हैं। वो अपनी पहचान, अपनी जगह खोज रही हैं। विभाजन की त्रासदी झेलने के बाद भी, या नए भारत की चुनौतियों के बीच भी, वो हार नहीं मानती। अच्छा? सुमन अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। वो शिक्षा पर, आत्मनिर्भर होने पर जोर देती है। सरोज, जो विभाजन में बहुत बुरे अनुभव से गुजरी, वो बाद में सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सक्रिय होती है। यशपाल इन किरदारों के जरिए उस वक्त की महिलाओं की स्थिति, उनकी इच्छाएं, पितृसत्ता से उनका टकराव और उनकी जो जीने की इच्छा है, उसको बहुत मजबूती से दिखाते हैं। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत ही प्रगतिशील चित्रण था। और दूसरे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें यशपाल ने छुआ है इसमें? कई सारे मुद्दे हैं, जैसे सांप्रदायिकता का जहर कैसे समाज को अंदर से खोखला करता है, वो तो उपन्यास के केंद्र में है ही। इसके साथ ही सत्ता के लिए संघर्ष, राजनीतिक जोड़ तोड़, आदर्शवाद और यथार्थ के बीच की जो कश्मकश होती है, खासकर कृष्णचंद्र जैसे किरदारों में ये दिखता है। बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका है, उनकी क्या सीमाएं हैं, इस पर भी टिप्पणी है। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, तो उसकी झलक हमें व्यवस्था की आलोचना में और वास्तविक मुक्ति की बात में मिलती है। लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ नारेबाजी नहीं बनाया। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। किरदारों के जीवन, उनके अनुभवों के जरिए ये बातें सामने आती हैं।
इसीलिए ये उपन्यास सिर्फ कहानी नहीं रहता, ये अपने समय के समाज, राजनीति और इंसान के मन का एक जीता जागता, आप कह सकती हैं, धड़कता हुआ विश्लेषण बन जाता है। इतने सारे आयामों को एक साथ लाना और उन्हें एक कहानी में बुनना वाकई कमाल का काम है। तो फिर इस सब के बाद उपन्यास का जो शीर्षक है, झूठा सच, इसका क्या मतलब समझें? यशपाल क्या मुख्य संदेश देना चाह रहे थे? ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सच क्या था? सच था कि देश आजाद हो गया, अपना राज आ गया। हाँ। लेकिन ये झूठा कैसे हो गया? ये झूठा इसलिए साबित हुआ क्योंकि जिस तरह की आजादी का सपना देखा गया था, एक ऐसी आजादी जहां सिर्फ शासक न बदलें बल्कि पूरी व्यवस्था बदले, जहां आम आदमी को शोषण से, गरीबी से, अन्याय से, भ्रष्टाचार से, सांप्रदायिकता से, इन सब से छुटकारा मिले, वो सपना पूरा नहीं हुआ। अच्छा। सत्ता तो हाथ बदल गई, पर आम आदमी की जिंदगी में वो बुनियादी बदलाव नहीं आया जिसकी उम्मीद थी। इसलिए आजादी का वो सच एक तरह से झूठा सच साबित हुआ। तो संदेश ये है कि संदेश साफ है, सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं है जब तक कि सामाजिक आर्थिक न्याय न हो, वास्तविक बराबरी न हो। यह उपन्यास उस मोह भंग का, उस डिsillusionment का महाकाव्य है जो आजादी के कुछ ही साल बाद लोगों को महसूस होने लगा था। ये दिखाता है कि कागज पर जो सच लिखा है और जमीन पर जो हकीकत है, उसमें कितना बड़ा फासला हो सकता है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो झूठा सच सिर्फ विभाजन की दर्दनाक कहानी नहीं है, ये आजाद भारत के जो शुरुआती साल थे उनका एक बहुत ही आलोचनात्मक मूल्यांकन भी है। बिल्कुल। ये उन दरारों को दिखाता है जो आजादी की उस बड़ी इमारत में शुरू से ही थी, और ये याद दिलाता है कि आजादी का मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं था, खासकर उन लोगों के लिए जो हाशिए पर थे। हाँ, बिल्कुल सही। ये उपन्यास हमें उकसाता है कि हम इतिहास को सिर्फ घटनाओं की लिस्ट की तरह ना देखें, बल्कि उसे इंसानी तजुर्बों, सामाजिक प्रक्रियाओं और नैतिक सवालों के आईने में देखें। और अगर हम आज के समय में सोचें तो यशपाल ने जो सवाल तब उठाए थे कि राष्ट्र बनाने का असली मतलब क्या है, विकास किसके लिए हो रहा है, क्या सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही सब कुछ है, सत्ता का चरित्र कैसा होना चाहिए, ये सवाल तो आज भी उतने ही, बल्कि शायद और ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ, शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गए। ये उपन्यास हमें अपने आज को समझने के लिए एक ऐतिहासिक नजरिया देता है, और यह हमें इस गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि किसी देश का, किसी राष्ट्र का भविष्य क्या सिर्फ राजनीतिक नारों से तय होता है, या आर्थिक आंकड़ों से, या बड़ी बड़ी इमारतों से, या फिर सुमन और कृष्णचंद्र जैसे जो अनगिनत आम नागरिक हैं उनके अधूरे सपनों से, उनके रोज के संघर्षों से और उस वास्तविक मुक्ति की तलाश से तय होता है जिसका वादा शायद उनसे किया गया था। झूठा सच हमें बार बार इसी बुनियादी सवाल पर लाता है, और इस पर सोचने के लिए ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है।